स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है। आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन तथा ए बराबर बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित एन से एन में एक संबंध है। क्या निम्न कथन सत्य हैं? अगर सत्य हैं तो कारण का औचित्य दीजिए, असत्य हैं तब भी कारण का औचित्य देना है। ठीक है, यानी आपको कारण बताना है कि क्यों सत्य हैं क्यों असत्य हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम रिलेशन को समझते हैं कि किस प्रकार से रिलेशन है। रिलेशन हमको देखो, एक तो ये चीज दे रखी है कि ए और बी दोनों प्राकृत संख्या है। ठीक है, दूसरी चीज हमको दे रखी है कि ए बराबर बी स्क्वायर है, यानी कि अगर हम पीछे वाली चीज का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आगे वाला जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी कोई संख्या है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हम ए का अंडर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर सभी ए बिलोंग्स टू एन के लिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए कोमा ए जो है वो आर में है। इसका मतलब क्या है, देखो पीछे वाली चीज का स्क्वायर आगे वाले के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे क्या दे रखा है देखो, यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब क्या होगा कि पीछे वाले का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो आगे वाली संख्या आ जाएगी। तो पीछे वाले का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर तो आगे वाली संख्या आ जाएगी ए। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि भैया प्राकृत संख्यान में अगर हम किसी का स्क्वायर करेंगे तो वो उसी के बराबर नहीं आएगा। अगर हम एक का स्क्वायर करेंगे तो एक के बराबर तो आ जाएगा, लेकिन दो का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आएगा, चार के। दो का स्क्वायर दो के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तीन का स्क्वायर 9 आता है, तीन का स्क्वायर तीन के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यानी कि ए का स्क्वायर ए के बराबर नहीं हो सकता एक के अलावा। ठीक है, यानी ए का स्क्वायर ए के बराबर नहीं हो सकता, तो ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। यानी कि दिया गया जो कथन है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड वाला, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का तात्पर्य है कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, कहने का मतलब ये है कि यदि ये है तो ये भी होना चाहिए। मान के चलो ये है यहाँ पे। ठीक है, देखो कैसे है ये, मान के चलो कि पहले वाला चीज है ना वो सत्य है तो दूसरे वाला भी सत्य होना चाहिए। इसका मतलब ये है तात्पर्य का मतलब। ठीक है, तो अगर पहले वाला सत्य है तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर बी स्क्वायर, ए बराबर बी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि बी बराबर ए स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि बी बराबर ए स्क्वायर भी होगा। बी बराबर ए स्क्वायर तो नहीं होगा ना। अब देखो कैसे नहीं होगा, देखो पहले वाला मान लिया हमने सत्य है, जैसे कि दो कोमा सॉरी जैसे मान के चलो 16,4 है, बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, यानी कि पीछे वाली चीज का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 4,16 भी होगा आर के अंदर। होगा क्या, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है क्या, नहीं आता। यानी कि अगर ये सही है तो जरूरी नहीं कि ये भी सही होगा। तो यहाँ पे ये हो गया कि अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो जरूरी नहीं कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू भी आर होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखो, आर का मतलब है यहाँ पे कि पीछे वाली का स्क्वायर है वो आगे वाले के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है कि मान लीजिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका तात्पर्य यह है कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होगा ही होगा। ठीक है, तो हमने उदाहरण ले लिया यहाँ पे कि 16,4 बिलोंग्स टू आर है, यानी कि पीछे वाली संख्या का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो 16,4 बिलोंग्स टू आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि 4,16 यानी कि इनको बल देने पर भी आर के अंदर होगा। इसका मतलब तो फिर ये हो जाएगा कि 4 बराबर 16 स्क्वायर, ऐसा संभव है क्या, नहीं है बिल्कुल भी। तो जो ये कथन होगा ना दूसरा वाला, ये भी हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाले की, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हो जाएगा ए बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब हो जाएगा बी बराबर सी स्क्वायर। का तात्पर्य है कि ए बराबर ए कोमा सी, यानी कि ए बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी सही है, चलो हमने मान लिया, और ये भी सही है मान लिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है, देखो कैसे नहीं होता ये। यहाँ पे एक संख्या ले लो ए की जगह पे। ठीक है, तो ए की जगह पे अगर हम कोई संख्या लेके चलते हैं, जैसे मान के चलो हमने ए की जगह पे ले लिया संख्या 64 ले लिया। ठीक है,
तो ए की जगह पे अगर हम 64 संख्या लेंगे, 64 नहीं, कोई अच्छी सी 16 ले लो, ठीक है। ए की जगह पे हमने मान लिया 16 ले लिया, तो ए की जगह पे 16 ले लिया। अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 16 को हमने 4 का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद आती है बी की वैल्यू 4 आ गई, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर लिख लिया, यानी कि सी की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। बी की वैल्यू 4 आ गई, सी की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ए बराबर सी स्क्वायर यानी कि 16 बराबर सी स्क्वायर यानी 2 थोड़ी हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 16 बराबर 2 स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता। यानी कि अगर ये भी है और ये भी है तो इसका मतलब कभी कभी भी ये नहीं होगा कि ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त सी है, तो जरूरी नहीं कि ए और सी भी दोस्त होंगे, अलग अलग भी तो हो सकते हैं भाई। आगे की नहीं ये बात समझ में, अब इस उदाहरण से तो आपकी समझ में जरूर आ गई होगी। देखो मान के चलो ए का दोस्त बी है और बी का दोस्त सी है, तो जरूरी नहीं कि ए का दोस्त सी भी होगा, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो इसमें भी देखेंगे आप, मान के चलो ये जो है वो बी, मान के चलो ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि बी भी ए से बड़ा होगा, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है सभी एन के लिए, तो हर प्राकृत संख्या का स्क्वायर खुद के बराबर नहीं होता है, ठीक है। केवल और केवल एक का ही होता है, तो ये कथन भी हमारा असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों ही कथन असत्य हो गए। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या बोल रहा है, मान लें कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16, ठीक है। एंड एफ इज इक्वल टू 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, ठीक है। यानी कि ए और बी दो साइड दे रखे हैं हमको, और जो एफ है वो एक संबंध दे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बताना है कि एफ जो है वो ए से बी में एक संबंध है या फिर एफ है वो ए से बी में एक फलन है, ठीक है। यहाँ पे हमको बताना है कि और कारण भी देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 2 3 4 और 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 2 यानी कि जो आगे वाले एलिमेंट है वो सब कहाँ से लिए गए हैं, ए से लिए गए हैं। पीछे वाले एलिमेंट है वो 5 9 1 5 11, ठीक है। 1 5 9 11 यानी कि ये जो पीछे वाले एलिमेंट है वो बी से लिए गए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ है ना वो ए से बी में एक संबंध तो है, ये तो यहाँ पे क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिए गए सेट ए एफ के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक सभी ए से लिए गए हैं और द्वितीय घटक बी से लिए गए हैं, इसलिए एफ जो है वो ए से बी में एक संबंध है, ठीक है। या फिर दूसरी चीज हम लिख सकते हैं कि जो एफ है वो ए क्रॉस बी का क्या है, एक सबसेट है, इसलिए जो एफ है वो एक संबंध है, ठीक है। बात आती है फंक्शन की, तो मान एफ एक फलन है कि नहीं है, यहाँ पे ये चेक करते हैं। तो हमने आपको सबसे पहले बताया है कि फलन तभी होता है जब आगे वाला कोई भी एलिमेंट डबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 1 2 3 4 और 2 यानी कि जो 2 एलिमेंट है वो डबल आ गया, यानी कि अगर हम यहाँ पे फलन को बनाएंगे तो जो हमारा एलिमेंट 2 है वो इधर 9 से भी रिलेशन में है और 11 से भी रिलेशन में। तो हम ये पहले भी कर चुके हैं ऐसा एक क्वेश्चन कि अगर आगे वाला एलिमेंट पीछे दो एलिमेंट से अटैच होता है तो वो एक फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रमित युग्म 2 9 और 2 11 का प्रथम घटक 2 9 और 11 से संबंध रखता है, एक से अधिक से संबंध रखता है, इसलिए दिया गया संबंध जो एफ है वो एक फलन नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। देखो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 9 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 11, तो हम कौन सी वैल्यू यूज करें भैया, यहाँ पे हमको क्या मालूम। तो ये जो फलन है ना वो एफ ऑफ 2 पे परिभाषित नहीं है, इसलिए ये फलन नहीं है, ठीक है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। मान लीजिए कि एफ इज इक्वल टू ए बी कोमा ए प्लस बी सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड क्रॉस जेड का एक उपसमुच्चय है। क्या एफ एक फलन है, कहने का मतलब है सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमको ये बताना है कि एफ एक फलन है या नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो हमको जो इसकी रोस्टर फॉर्म दे रखी थी, ठीक है, यहाँ पे ये समुच्चय निर्माण फॉर्म दे रखी है और ये कंडीशन वगैरह दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
अगर हम ए और बी की वैल्यू अपनी इच्छा से जेड में से लें तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 2-3 वैल्यू यूज करेंगे हम, उससे हमको पता चल जाएगा कि एफ एक फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं ए की वैल्यू ले रहे हैं हम 0 और बी की वैल्यू ले रहे हैं 1। ठीक है, माना ए इज इक्वल टू 0 कॉमा बी इज इक्वल टू 1। ए जो है वो 0 है वो भी जेड में से है और बी है वो भी जेड में से। ठीक है, तो हमारे पास जो ए बी होगा वो कितना आ जाएगा, ए इंटू बी करेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा, सॉरी, तो ए बी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0, ए इंटू बी कर दिया, और ए प्लस बी बराबर आ जाएगा हमारे पास, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने लिया, माना ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू 0 ले ली, बी की वैल्यू 2 ले ली। ठीक है, 0 और 2 ये भी जेड में से हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए बी की वैल्यू लिखेंगे तो 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 0 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि ए प्लस बी बराबर आ गया 2। अब और वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों से ही हमारा काम चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हम ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वाली, ए बी कोमा ए प्लस बी और ए बी कोमा ए प्लस बी। ठीक है, तो देखो ऐप के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, ए बी कोमा ए प्लस बी है, यानी पहले ए बी की वैल्यू रखनी है, उसके बाद ए प्लस बी की वैल्यू रखनी है। तो 0,1 हो जाएगा, तो 0,1 हो गया, कोमा 0,2 हो गया, 0,2 हो गया। अब वो हमसे और भी है यहाँ पे बहुत वैल्यू है, अनंत वैल्यू है, क्योंकि जेड के अंदर अनंत होते हैं। ठीक है, अब हमसे वो पूछ रहा है कि एफ एक फलन है या नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही किया था कि अगर आगे वाला कोई भी एलिमेंट डबल हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो 0 के साथ 1 भी आ रहा है और 0 के साथ 2 भी आ रहा है, यानी आगे वाला एलिमेंट क्या है, डबल हो गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक फंक्शन नहीं होगा। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू 0 ले लें और बी की वैल्यू मान के चलो 5 ले लें तो ये हो जाएगा 0,5। तो और भी बहुत सारी अनंत नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। तो जो ये 0 एलिमेंट है ना, वो एक से अधिक अवयवों के साथ संबंधित है, इसलिए ये जो एफ है ये फलन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी कारण है यही कारण है, और क्या कारण है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 जो नंबर है वो क्या है, एक से अधिक नंबर्स के साथ अटैच है, इसलिए ये एफ है ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, थैंक्स। स्टूडेंट विविध का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमसे क्या बोल रहा है। मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 तथा एफ जो है वो ए से एन में एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित एक फलन है। ठीक है, तो एफ का परिसर यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। ए से एन का मतलब है कि ए से हमको संख्या एक्स की, एक्स नहीं है यहाँ पे एन है। ठीक है, स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन की वैल्यू हमको ए में से रखनी है और कैपिटल एन में हमारा आंसर आएगा, यानी प्राकृत संख्याओं में आंसर आएगा। एफ ऑफ एन की जो वैल्यू है वो है एन का महत्तम अभाज्य गुणक। महत्तम अभाज्य गुणक का मतलब है कोई संख्या एन है उसके हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, और जो उनमें सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमको इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे सबके। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं। देखो आपको दिख नहीं रहा, देखो 9, 10, 11, 12 और 13। तो 13 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 13 गुणा 1 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 12 के करेंगे तो 12 में सबसे पहले 2 का डिवाइड किया, उसके बाद 6 आ गया, फिर 2 का डिवाइड, उसके बाद 3 का डिवाइड। ठीक है, उसके बाद 11 अभाज्य संख्या है तो 11 गुणा 1 हो जाएगा। उसके बाद 10 का करेंगे तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। 9 का करेंगे तो 3 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक ए से हमको जो है स्मॉल एन की वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करनी है और हमको आंसर आते जाएंगे, फंक्शन की वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ, अरे ये पेन में जाना, यहाँ पे एफ ऑफ 9 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका बड़ा गुणक कौन सा है, तो दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे, तो एक ही लिख लेते हैं, दोनों बराबर हैं। उसके बाद एफ ऑफ 10 हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तो इन दोनों में बड़ा गुणक कौन सा है, 5 है। एफ ऑफ 11 अगर हम ज्ञात करेंगे तो बड़ा गुणक कौन सा है, 11 है। एफ ऑफ 12 अगर हम ज्ञात करेंगे तो बड़ा गुणक कौन सा है, 3 है। एफ ऑफ अगर हम 13 यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो बड़ा गुणक कौन सा है, 13 है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई 9, 10, 11, 12, 13 के लिए। ठीक है,
इनके महत्तम अभाज्य गुणक जो है हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, कौन कौन से हैं, 3, 5, 11, 3 और 13, ठीक है। अब एफ का परिसर हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होता है, जो एफ की वैल्यू आती है यानी कि बाई की जो वैल्यू आती है वही तो परिसर होता है। तो 3, 5, 11, 3 और 13 ये हमारे पास बाई की वैल्यू आ गई। अब 3 2 बार लिख रहा है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे हम एफ का परिसर, ठीक है, बराबर 3, 5, 11, 3, 5, 11 और 3 तो पहले से लिख रखा है तो 13, ठीक है। ये हमारा आ गया परिसर। यहाँ पे हमको संख्या पुट करनी थी, ए के अंदर से 9, 10, 11, 12 हमने पुट कर दी और उनके अभाज्य गुणनखंड में बड़े वाले यहाँ पे लिख लिए। अब जो बड़े वाले हैं वही हमारे पास बाई की वैल्यू है, तो बाई की जो वैल्यू होती है वही हमारा परिसर है, आंसर, ठीक है। थैंक्स।